तो आज है आपका 7 दिसंबर 2024, ठीक है। दिन है आपका शनिवार, ठीक है। और ये सेशन आपका चल रहा है डेली करंट अफेयर एमसीक्यू का, ठीक है। मैं आदर्श कुमार, नमस्कार, स्वीकार कीजिए हमारा। चलते हैं आज पहले क्वेश्चन पे। देखो जो हमारा वो इससे है आपका पहला क्वेश्चन। एक सेकंड, हाँ। ये आपका क्वेश्चन कहता है अल्जाइमर डिजीज को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है अल्जाइमर इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिमेटिया इन द वर्ल्ड। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है एट प्रेजेंट देर इज नो क्यूर अवेलेबल फॉर अल्जाइमर। देखो अल्जाइमर कह रहा है मोस्ट टाइप ऑफ डिमेटिया टाइप का एक डिजीज़ है जो कि पूरे वर्ल्ड में है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है आपका कि अल्जाइमर जो है आपका उसका कोई क्यूर मतलब उसका कोई इलाज अभी तक दुनिया में नहीं है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको वो बताना है। ऑप्शन पहला कहता है ओनली वन, तो बी कहता है ओनली टू, सी कहता है बोथ 1 and 2, डी कहता है जैसा कि नाइदर 1 नाइदर 2, ना तो एक ना तो बी। बताओ आपका आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों, ए और बी, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि अभी हाल ही में क्या हुआ था कि फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था। तो उसके रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है जहां फर्स्ट सोलर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है वो बताना। वो इंटरनेशनल फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया। तो आपका पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा है भोपाल, तीसरा है आपका न्यू दिल्ली, चौथा है आपका लखनऊ। बताओ। देखो इसका सही आंसर वो हो जाएगा न्यू दिल्ली, सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। पहली सोलर अंतर्राष्ट्रीय सोलर महोत्सव जो है ऑर्गेनाइज किया गया आपका दिल्ली में, इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च द जल संचय जन भागीदारी। वो कौन से स्टेट में वो लॉन्च किए हैं वो आपको बताना है, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका कहता है गुजरात, दूसरा कहता है असम, तीसरा कहता है राजस्थान, चौथा कहता है केरल। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। देखो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। गुजरात में उन्होंने ये लॉन्च किया है जल संचय जन भागीदारी। अब ये जल संचय जन भागीदारी होता क्या है, तो देखो बात कर लेते हैं जल संचय जन भागीदारी की। तो ये आपका जो इनिशिएटिव है ये आपका सूरत में लॉन्च किया गया था, गुजरात के सूरत में। और ये प्रोग्राम जो है कंस्ट्रक्ट करेगा अराउंड लगभग 24,800 रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को, जो वाटर सस्टेनेबिलिटी को बनाएगा, ठीक है। आगे ये स्कीम जो है ये बात करता है इनिशिएटिव कि कहता है ये डीपली क्या करेगा, वाटर कंजर्व को डीपली रूटेड करेगा इन इंडियन कल्चर के हिसाब से। जैसे आपका कह सकते हो कि मतलब हार्वेस्टिंग वाटर में यूज़ करना, इरिगेशन के पर्पस पे, एग्रीकल्चर के पर्पस से, और भी वेरियस पर्पस पे आप स्टोर वाटर को यूज़ कर सकते हो। उसके लिए इनिशिएटिव लाया गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। गुजरात में लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है हु हैज़ क्रिएटेड द हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू विन अ मेडल इन द जूडो एट 2024 पेरिस ओलंपिक। 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक हो रहा है, वहाँ पर पहली बार जूडो में मेडल किसने जीता है, वो भी पहला भारतीय। तो पहला ऑप्शन है सकीना खातून, दूसरा आपका सचिन सिन्हा, तीसरा आपका कपिल परमार, चौथा आपका परमजीत कुमार। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, आंसर बताइए आप। इसका सही आंसर सी हो जाएगा कपिल परमार। कपिल परमार पहले भारतीय बन गए हैं जो जूडो में मेडल जीते हैं 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक में, ठीक है। बात करते हैं कपिल परमार की। तो कपिल परमार देखिए आपका जूडो मेंस में 660 किलोग्राम इवेंट में पार्टिसिपेट किए थे वो, और ब्राज़ील के साथ उनका मुकाबला था जिसमें उन्होंने मेडल जीता है, ठीक है। और ये आपका पहले इंडियन बन जाएंगे, उन्होंने इनको सिल्वर मेडल मिला है, ठीक है। तो रखते हैं आज तक सेशन को यहीं, ठीक है। आपको कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन हो तो आप फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। बाकी पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार। हेलो हेलो हेलो। तो गुड इवनिंग, वेलकम टू डेली करंट अफेयर एमसीक्यू। टुडे इज़ 9 सितंबर 2024। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, ठीक है। देखो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि पब्लिक पॉल्यूशन इन वर्ल्ड, ठीक है, पब्लिक पॉल्यूशन इन द वर्ल्ड को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट आपका कहता है, देखो भाई कह रहा है पहला स्टेटमेंट इंडिया इज़ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट जनरेटर ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन आफ्टर चाइना। इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट जनरेटर है प्लास्टिक पॉल्यूशन का आफ्टर चाइना। चाइना के बाद पहले नंबर पे चाइना, ये स्टेटमेंट कह रहा है। दूसरा कहता है ग्लोबल साउथ इमिट्स वे मोर प्लास्टिक वेस्ट इमिशन दैन ग्लोबल नॉर्थ। अब जो साउथ है वर्ल्ड के नज़र से देखोगे, जो साउथ है और जो नॉर्थ है, तो कहा जा रहा है कि साउथ जो है वो बहुत ज़्यादा आपका
साउथ वर्ल्ड है जो बहुत ज़्यादा आपका क्या करता है, प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है इन कंपैरिजन टू नॉर्थ। ठीक है, तो अब बताना इन दोनों में से आपका स्टेटमेंट कौन सा सही है। ठीक है, अभी तो बताओ आप लोग। तो देखो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, ओनली टू, केवल दो सही है। ठीक है, फर्स्ट आपका गलत है। फर्स्ट कैसे गलत है तो वो देखो, फर्स्ट कहता क्या है कि इंडिया जनरेट हाईएस्ट प्लास्टिक पॉल्यूशन इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू ए न्यू स्टडी बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स, यानी यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के अनुसार हम हाईएस्ट प्लास्टिक पॉल्यूशन कर रहे हैं पूरे विश्व में। ठीक है, हम कैसे पीछे रह सकते हैं, बाकायदा हम चाइना से पीछे रहेंगे? नहीं, हमने पॉपुलेशन में चाइना को पीछे छोड़ दिया, हमने प्लास्टिक पॉल्यूशन में चाइना को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, अब बात करता है इंडिया, तो इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया 5th ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन बन चुका है अब तक में। ठीक है, और आगे बात कर ली जाए इसमें तो ये कहता है ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ को अगर डिवाइड कर दिया जाए दोनों को अलग अलग, तो कहा जा रहा है कि ग्लोबल साउथ में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन है। ठीक है, अब बेसिस चलते हैं प्लास्टिक वेस्ट के हिसाब से कौन ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। तो देखिए कॉन्टिनेंट के हिसाब से साउथ एशिया, फिर साउथ ईस्ट एशिया और सब सहारा रीजन जो अफ्रीका में है वो। ठीक है, तो ये ज़्यादा पॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, बी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। और इंडिया वर्ल्ड हाईएस्ट प्लास्टिक पॉल्यूशन बन चुका है अब तक में जनरेटर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is which of the following statement best describe the प्रेस बायोपिया। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो प्रेस बायोपिया जो आई से रिलेटेड डिजीज होते हैं उसको सही बताता है, माफ़ कीजिएगा। तो पहला आपका ऑप्शन कहता है कि अ कंडीशन वेयर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट अपीयर ब्लरी ड्यू टू एजिंग। उम्र के साथ साथ क्या होता है कि आपका जो देखने का जो कैपेसिटी होती है, आंखों की क्षमता, वो कम होते जाती है। क्या इसको कहते हैं प्रेस बायोपिया? बी ऑप्शन आपका कहता है कि आई कंडीशन काउजिंग अ ग्रेजुअल लॉस ऑफ द आई एबिलिटी टू फोकस ऑन द नियर ऑब्जेक्ट। ठीक है, आंखों की जो कंडीशन होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, ग्रेजुअली लॉस होते जाती है, जिससे आप क्या होते हैं कि आंखों के द्वारा फोकस नहीं कर पाते किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में। ठीक है, ये बी ऑप्शन है। सी ऑप्शन आपका कहता है कि एन आई डिजीज काउजिंग नाइट ब्लाइंडनेस इन ओल्डर अडल्ट। किसी भी ओल्डर अडल्ट में, यानी कह लीजिए कि जो एज के बाद, अडल्ट एज के बाद जो एज को पार कर चुके हैं, उसके बाद वो बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं, तो उनकी आंखों में ये देखने को मिलता है कि उनको नाइट ब्लाइंडनेस होने लगती है। ये प्रेस बायोपिया का लक्षण है, ऐसा सी ऑप्शन कह रहा है। डी ऑप्शन कहता है कि अ कंडीशन दैट प्राइमरली अफेक्ट द पेरीफेरल विजन। एक कंडीशन जिसमें क्या होता है कि पेरीफेरल विजन को इफेक्ट कर देता है, उसको कहते हैं क्या, प्रेस बायोपिया। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है, तो बताओ आप लोग। देखो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा आपका बी। ठीक है, ग्रेजुअली आपका जो एज का, जो आप एज की तरफ जाते हो उसको ये कहता है। ठीक है, अब ये है क्या प्रेस बायोपिया? देखिए क्या प्रेस बायोपिया होता है, एज रिलेटेड कंडीशन होती है जिसमें क्या कहा जाता है कि लॉस ऑफ एबिलिटी टू फोकस ऑन नियर बाई ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टों को नियर बाई फोकस करने में प्रॉब्लम होती है जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है उसके अनुसार। ठीक है, उसके बाद कहता है कि पीपल, जो भी लोग हैं, स्टार्ट टू डेवलप प्रेस बायोपिया अराउंड 40। लगभग कैसा माना जाता है कि एक एवरेज एज के अनुसार जिसके अंदर प्रेस बायोपिया देखा गया है वो 40 साल की उम्र में शुरू होता है। ठीक है, अक्सर आप देखिएगा कि जो 40-50 साल के वो लोग अब तक जा रहे हैं उनको कुछ ना कुछ आंखों में समस्या आ ही जाती है। उसके बाद कहता है कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर की सलाह की मान लें तो स्पेक्टिकल्स आर द वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू मैनेज द कंडीशन। एक मात्र उपचार चश्मा ही है जिससे आपको आंखों को बचाया जा सकता है, और प्रेस बायोपिया से भी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि न्यू गोयना आइलैंड जो है उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड आफ्टर ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड की बात करें तो ग्रीनलैंड के बाद ये दूसरी लार्जेस्ट आइलैंड है आपका न्यू गोयना आइलैंड। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है इट इज़ द मोस्ट पॉपुलस आइलैंड। बहुत ज़्यादा संख्या के हिसाब से बहुत ज़्यादा पॉपुलस है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या वाला ये आइलैंड है पूरे विश्व में। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि द आइलैंड इज़ पॉलिटिकली शेयर्ड बाय पापुआ न्यू गिनी और ब्रूनेई और मलेशिया। कहता है कि आइलैंड जो है पॉलिटिकली, राजनीतिक तौर पे क्या है, 3 देशों को तरह ये पॉलिटिकली यहाँ के शेयर किया जाता है, जिसको पापुआ न्यू गिनी कहते हैं। ठीक है, ब्रूनेई कहते हैं, उसके बाद क्या हुआ, मलेशिया कहते हैं। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है, तो बताओ।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा A1 ओनली। केवल फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, यानी ग्रीनलैंड के बाद ये सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड बन चुका है आपका न्यू गोयना आइलैंड, ठीक है। थर्ड और सेकंड गलत है। कैसे गलत है, तो देखो बात करता है कि न्यू गोयना जो है वर्ल्ड सेकंड आइलैंड है, अबाउट 7,85,753 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और आगे बात करता है ये कि लोकेटेड कहाँ है, तो मलेशिया इन द साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन के पास है, ठीक है। जावा अब तक का सबसे मोस्ट पॉपुलस वर्ल्ड आइलैंड है, ठीक है। ये मलेशिया नहीं है अभी, जावा सबसे मोस्ट और पॉपुलस जनसंख्या के आधार पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या वहीं रह रही है। आइलैंड की बात कर लें तो, ठीक है। और देश की बात कर लें तो हम भारत हैं ही, ठीक है। उसके बाद कहता है न्यू गोयलैंड आइलैंड इज पोलिटिकली शेयर्ड बाय द पापुआ न्यू गोयना एंड इंडोनेशिया। ये पोलिटिकली शेयर होता है पापुआ न्यू गोयना के साथ और इंडोनेशिया के द्वारा, ना कि मलेशिया के द्वारा, ठीक है। अब ब्रोनेओ एक आइलैंड अलग से है, वो वहाँ शेयर होता है मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रोनेओ के द्वारा, ठीक है। ब्रोनेओ एक अलग आइलैंड है न्यू पापुआ गोयना के छोड़कर, ठीक है। तो ये रहा आपका, इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका, एक ही स्टेटमेंट सही है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता क्या है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। कह रहा है पहला स्टेटमेंट, द टर्म इनेमी ऑफ इंडिया इज डिफाइंड अंडर द इनेमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968। जो टर्म इनेमी ऑफ इंडिया जो डिफाइन किया गया है वो इनेमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 के अकॉर्डिंग में डिफाइन किया गया, ऐसा है क्या। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ पीपल हु टुक पाकिस्तानी नेशनलिटी ड्यूरिंग 1965 एंड 1971 वॉर अंडर द इनेमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968। देखो कह रहा है कि भारत सरकार क्या करने जा रही है कि सारे जो प्रॉपर्टी हैं जो पाकिस्तानी नेशनली यहाँ से जा कर के पाकिस्तान में बस गए वो लोग 1965 के लड़ाई में और 1971 की लड़ाई में, जब बांग्लादेश यहाँ आज़ाद हुआ उस टाइम पे जो लोग पाकिस्तान पे चले गए, उनके सारे जो प्रॉपर्टी यहाँ छूट गए हैं, उन सारे प्रॉपर्टी को क्या कर चुका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, क्या कर दिया, अपने अंडर में ले लिया है, ठीक है। किसके अंडर, इनेमी प्रॉपर्टी एक्ट घोषित करके अपने अंडर में कर लिया है, ठीक है। ये सेकंड स्टेटमेंट कहता है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है, तो बताओ। देखो इसका सही आंसर क्या होगा, कोई नहीं होगा। फर्स्ट भी गलत है, सेकंड भी गलत है, इसी का सही आंसर डी हो जाएगा आपका, दोनों में से कोई नहीं होगा। अब है क्या ये, तो देखो बात करता है कि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1962 डिफाइन करता है ये, ठीक है, इनेमी एक्ट को लेकर के, ठीक है, इनेमी प्रॉपर्टी को लेकर के 1968 नहीं 1962 डिफाइन करता है, ठीक है। आगे ये बात करता है 1962 जो एक्ट है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था कि जो भी प्रॉपर्टी 1965 और 1965 और 1971 में, ठीक है, एक बार हमने 1965 में लड़ाई लड़ी थी पाकिस्तान से, उसके बाद 1971 में जो हम पाकिस्तान से लड़ रहे थे, जो ईस्ट पाकिस्तान था, जो अब जा करके बांग्लादेश बन चुका है आज़ाद होने के बाद, तो वहाँ पर जो भी लोग भाग करके यहाँ से यस कर सकते हैं, यहाँ से मूव करके आप पाकिस्तान में जा कर के बस गए, पाकिस्तान की आइडेंटिटी ले लिया, नेशनलिटी ले ली, तो उन लोगों का जो प्रॉपर्टी है उसमें क्या कर दिया गया है, उसको इनेमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया घोषित कर दिया गया है, ठीक है, सरकार के अनुसार, ठीक है। इनेमी प्रॉपर्टी एक्ट 1960 जो 8 है उसमें ये बात करता है, ये 1962 में घोषित किया गया था, आपको पता होना चाहिए। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1962 में इनेमी प्रॉपर्टी घोषित किया गया था। 1968 में क्या हुआ था वो बात करता है आपका कि प्रॉपर्टी, इनेमी प्रॉपर्टी के कस्टोडियन जो है इनेमी प्रॉपर्टी ऑफ फॉर इंडिया हो जाएगा, ठीक है। इनेमी प्रॉपर्टी के कस्टोडियन को इनेमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया बना दिया गया, ठीक है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, नाइदर 1 नाइदर 2, ठीक है। तो ये रहा आज तक का टोटल क्वेश्चन, ठीक है। आपको जितना सही हुआ होगा आप कमेंट्स में स्कोर बता सकते हैं, और आपको कोई क्वेरी हो तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी इसका अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम के लिंक पे जाइए, वहाँ आपको इसका PDF मिल जाएगा। बाकी पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू ऑल, नमस्कार। नमस्ते, वेलकम टू डेली करंट अफेयर MCQ। आज है आपका 10 सितंबर 2024। स्टार्ट करते हैं अपने डेली करंट अफेयर क्वेश्चन से बिना किसी देर किए। देखो तो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है, ठीक है। आप अपना पेन पेपर लेके बैठ जाना, जो इतना गलत सही होगा आप अपना स्कोर बता देना। पहला क्वेश्चन कहता है कि इलॉन्गेटेड टॉर्टोइस के बारे में बात कर रहा है, उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है इट इज़ स्मॉल साइज क्रिटिकली इंडेंजर्ड टॉर्टोइस स्पीसीज फाउंड इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया।
ये कह रहा है कि साइज में छोटा होता है, ठीक है, और ये इंडेंजर्ड टॉर्टोइस स्पीसीज है, और बेसिकली ये बात कर ली जाए तो ये साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में इसको पाया जाता है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि इट वॉज स्पॉटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, और हाल ही में ये बात कर रहा है कि अभी हाल ही में इसको इंडिया में भी देखा गया है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है वो बताना है, तो आप लोग बताओ। देखो इसका सही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इसका सही स्टेटमेंट हो जाएगा डी, नाइदर वन नाइदर टू, यानी ये भी गलत है ये भी गलत, दोनों के दोनों गलत हैं सर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखो बात कर रहा है हमारा इलोंगेटेड टोर्टोइस के बारे में, तो इलोंगेटेड टोर्टोइस बेसिकली वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेसीज है टोर्टोइस के कैटेगरी में, ठीक है। अब ये जो होता है स्मॉल साइज नहीं होती, ये मीडियम साइज होती है, ठीक है, येलोइश ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, बात कर ली जाए तो। और इसको जो कहा जाता है कि ये अभी क्या कर सकते हो, डेसिडियस और हिली एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाया जाता है, ठीक है। अभी जो मतलब फिलहाल की बात कर ली जाए तो ये आपको साउथ ईस्ट एशिया में पाया जा रहा है और नॉर्थ इंडियन में पाया जा रहा है, ठीक है, जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश में के पश्चिमी साइड है, जो वेस्ट साइड है बांग्लादेश का, वहाँ पाया जाता है। म्यांमार का जो ईस्टर्न साइड है वहाँ पाया जाता है, थाईलैंड में पाया जाता है आपका। और बात कर ली जाए आगे तो चाइना में भी कुछ पार्ट्स में देखा जाता है, कुछ इलाकों में। उसके बाद मलेशिया में भी पाया जाता है, ठीक है। लेकिन अभी जो बात कर रहा है रिसेंटली क्या हुआ है कि इसको देखा गया है क्या, फर्स्ट टाइम अरावली रीजन में देखा गया है, ठीक है, अरावली रीजन में देखा गया। और ये कहा जा रहा है कि इसका पॉपुलेशन जो है इंडिया में खासकर वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, ना के बराबर है, ठीक है। लेकिन ये एक दो पॉपुलेशन आपको देखने को मिलता है छोटा नागपुर प्लेट्यू के पास ईस्टर्न घाट में, ठीक है। और एक सेकंड और आगे बात कर ली जाए तो ये फाउंड होता है आपका हिमालय इनहेबिटेड वेटर एरियाज में, ठीक है, वो ठंड इलाके में गीले इलाकों में पाया जाता है, ठीक है, बेसिकली टोर्टोइस, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा, नाइदर वन नाइदर टू होगा, ठीक है, क्योंकि ये पाया जाता, ये तो मीडियम साइज होता है, स्मॉल साइज नहीं होता है, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, कह रहा है सक्थन थम्पुरन के अभी एक प्लेसेस अभी रिसेंटली में रहा था, तो ये किस स्टेट में है ये बता रहे पूछ रहा है, ठीक है, कि सक्थन थम्पुरन कौन से स्टेट में है। ऑफकोर्स नाम से ही लग रहा है कोई साउथ का स्टेट प्लेस में होगा, ठीक है। तो आपके पास पहला ऑप्शन असम है, दूसरा तमिलनाडु है, तीसरा केरल है, चौथा आपका बात कर लिया तो कर्नाटक है। आपको बताना है कौन सा है, बताओ। बेसिकली देखो ये इसका आंसर सी होगा, ये केरल में पाया जाता है, ठीक है, केरल में है ये। और केरल में ये क्या है तो बात कर ली जाए राजा राम वर्मा कुंजली पलाई की और रमा वर्मा नाइन्थ की, तो वो बेटर नोन कह सकते हैं कि वो उस नाम से जाने जाते थे, सक्थन थम्पुरन के नाम से, ठीक है, जो क्या कर सकते हैं आपके कोचिन किंगडम के नाम से उनका वो पहले राज्य में रूलर थे वो, ठीक है, कोचिन में। आगे ये बात करता है कि ये जो है अभी ये जो रीज़न है अभी बात कर ली जाए ये आपका केरल में है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, आपका केरल में है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो बहुत ही फेमस टॉपिक है, इस साल किसी ना किसी पेपर में, हर पेपर में कह लो तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाएंगे, ठीक है, मंकी पॉक्स को लेकर के। तो मंकी पॉक्स को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह चुका है, ठीक है। WHO ने भी स्टेटमेंट दे दिया है इस पर, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया चुका है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि इट इज़ अ वायरल इन्फेक्शियस डिजीज काउस्ड बाय द मंकी पॉक्स वायरस, ठीक है, कह रहा है कि वायरल डिजीज़ है, इन्फेक्शन डिजीज़ है, ठीक है, ये मंकी पॉक्स वायरस के द्वारा होता है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है इसका जो सिम्टम्स है सिमिलर होता है आपका किसमें, स्मॉल पॉक्स के जैसा, ठीक है, जो कि क्लिनिकली मोर सीवियर होता है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि नो वैक्सीन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज अवेलेबल, अभी तक इसका कोई उपाय नहीं मिला, इसका कोई इलाज नहीं मिला है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है, तो आप लोग बताओ। अभी आज के न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल था। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, केवल एक सही है, ठीक है, ये आपका वायरल इन्फेक्शन डिजीज जो कि मंकी पॉक्स के बारे में होता है, ठीक है। बाकी आपका सेकंड गलत है, थर्ड भी गलत है, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि डेनमार्क, हंगरी, स्विट्ज़रलैंड और बेल्जियम को, इन चारों में से कौन सा ऐसा कंट्री है जो जर्मनी के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है, जर्मनी के साथ बॉर्डरिंग शेयर करता है। तो इनमें से कौन है, कौन कौन सा है आपको बताना है, तो आप लोग बताओ।
देखो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 3 है। कौन कौन सा है? डेनमार्क है सर, स्विट्जरलैंड है सर, और बेल्जियम है। हंगरी नहीं है। डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम है। कैसे है तो देखो देखो ये रहा आपका मैप जिसमें ये जर्मनी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, देखिए आपका डेनमार्क है जो इसके साथ है, ठीक है। उसके बाद कौन सा है? उसके बाद आपका कहता है, एक सेकंड, उसके बाद आपका कहता है बेल्जियम है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या कहता है? उसके बाद आपका कौन सा है? स्वीडन है, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक, तो रखते हैं सेशन को यहीं तक, ठीक है। आपको जितना स्कोर हुआ होगा बता सकते हैं, और आपको पीडीएफ की लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू ऑल। हेलो, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू डेली करंट अफेयर एमसीक्यू। तो टुडे इज 11th September 2024. Let's start from our first question. So, see, our first question is, in 54th GST Council meeting, the GST rate on cancer medicine has been reduced to how much? अभी हाल ही में 54th GST काउंसिल हुई है, जिसमें ये डिसीजन लिया गया है कि कैंसर की जो दवाइयाँ आती है उसमें जो GST लगता था, जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसको कम कर दिया गया। तो कितना कम किया गया है ये आपको बताना है, तो आप लोग बताओ। देखो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। 5% कम करके 5% कर दिया गया है। अब देखो क्या न्यूज़ है ये। तो देखो बात करती जा रही थी कि मेनी इंपॉर्टेंट डिसीजन वर टेकन इन 54th GST काउंसिल चेयर्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। ड्यूरिंग द मीटिंग GST रेट ऑन कैंसर इज रिड्यूस टू 12% टू 5%। पहले 12% था, 5% कर दिया गया कैंसर के मेडिसिन पे, ठीक है। आगे बात कर ली जाती है तो GST रेट जो है सॉल्टी और सेवरी फूड आइटम जो है उस पर रिड्यूस करके 18 से 12% कर दिया गया है। जो भी फूड सॉल्टी फूड है और सेवरी फूड है, ठीक है, उसको लेकर के, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु लॉन्च द प्राइम मिनिस्टर मत्स्य किसान समृद्धि कोष स्कीम, ठीक है। तो कह रहा है कि किसने प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि स्कीम लॉन्च किया है। तो पहला ऑप्शन है अमित शाह, दूसरा राजीव रंजन सिंह, तीसरा राजीव प्रताप रूढ़ी, चौथा आपका गिरिराज सिंह। कौन आंसर है बताओ आप लोग। तो देखो इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा, राजीव रंजन सिंह, जो कि यूनियन मिनिस्टर है, उनके द्वारा ही लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि स्कीम, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन द नेम एज द इंडियन फ्लैग बेरियर फॉर द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ पेरिस पैरा ओलंपिक 2024। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का समापन हो चुका है, ठीक है। और जब खत्म होती है तो एक क्लोजिंग सेरेमनी होती है, ठीक है। तो क्लोजिंग सेरेमनी के टाइम पे इंडियन फ्लैग बेरर कौन थे? इंडियन फ्लैग को, मतलब भारतीय तिरंगा किसके कंधों पर थी? कौन भारतीय तिरंगा को उठा करके चल रहा था, ठीक है। तो इसमें से पहला ऑप्शन आपको दिया गया कपिल परमार और हरविंदर सिंह, दूसरा हरविंदर सिंह प्रीतिपाल, तीसरा प्रीतिपाल नवदीप सिंह, चौथा नवदीप सिंह और कपिल परमार। आपको बताना है, बताओ आंसर। देखो इसका आंसर बी हो जाएगा, हरविंदर सिंह प्रीतिपाल, ठीक है। बी ऑप्शन हो जाएगा, हरविंदर सिंह प्रीतिपाल। इन लोगों ने मिलकर क्या किया? फ्लैग बेरर करके सेरेमनी को ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। सो आज सेशन को रखते हैं यहीं तक, ठीक है। अब बाकी कोई क्वेरी या कोई कमेंट सेक्शन या कुछ पूछना हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी इसके PDF आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। बाकी पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू। हेलो, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू डेली करंट अफेयर एमसीक्यू। टुडे इज 12th September 2024, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। जोक सपाट, ओके। लेट्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? कंसिडर द फॉलोइंग कंट्री। तो कह रहे हैं इनमें से कौन कौन से जो कंट्री हैं वो क्या कर रहे हैं? अमेजॉन रिवर के पार्ट हैं, ठीक है। अमेजॉन रिवर बेसिन जो है हमारा नदी है अमेजॉन, उसके पार्ट हैं, ठीक है। तो पहला आपका कहता है ऑप्शन उरुग्वे, दूसरा कहता है पराग, तीसरा कहता है कोलंबिया, फोर्थ कहता है आपका पेरू, ठीक है। तो इसमें से कौन कौन से अमेजन रिवर बेसिन के पार्ट रहे हैं वो आपको बताना है। रिसेंटली अमेजन फॉरेस्ट बहुत न्यूज़ में था, जिसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग बताओ। देखो इसका सही आंसर है वो बी हो जाएगा, ठीक है। 3 और 4 है, ये दोनों आपके अमेजॉन रिवर के पार्ट हैं, ठीक है। बाकी ये दोनों नहीं है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक सेकेंड, शायद ये
ओके, तो ये क्वेश्चन आपका नंबरिंग थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया होगा, तो आप लोग उसको ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है बेसिकली, ठीक है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कहता है हु लॉन्च द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मत्स्य किसान समृद्धि को स्कीम। प्रधानमंत्री यानी पीएम मत्स्य किसान समृद्धि को स्कीम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, आपको वो बताना है। तो पहला ऑप्शन आपका कहता है अमित शाह, जो कि हमारे होम मिनिस्ट्री है, ठीक है। बी ऑप्शन कहता है राजीव रंजन सिंह, तीसरा आपका कहता है राजीव प्रताप रूडी, चौथा आपका कहता है गिरिराज सिंह। कौन सा स्टेटमेंट सही आप लोगों को बताना है, बताओ। सो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा राजीव रंजन सिंह, बी ऑप्शन, ठीक है। इसको आप लॉक कर लीजिए। राजीव रंजन सिंह ने पीएम मत्स्य किसान समृद्धि को स्कीम को लॉन्च किया है, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। हाँ, तो ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट है इनमें से जो आपका साल्ट पैंस के लिए करेक्ट है। साल्ट पैंस के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है वो बताना है। पहला स्टेटमेंट कहता है साल्ट पैन आर पार्सल ऑफ हाई लाइंग कोस्टल लैंड वेयर द सी वाटर फ्लो इन लीव्स बिहाइंड द साल्ट एंड अदर मिनरल्स, ठीक है। यानी साल्ट पार्सल जो है आपका हाई लाइंग एरिया में, तो कोस्टल एरिया में बिलोंग रहता है, वो बात कर रहा है, वहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। और जहाँ सी वाटर ज़्यादा फ्लो होते हैं उसको कहा जाता है, ठीक है, जहाँ और भी अदर्स मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। ये आपका पहला स्टेटमेंट कहता है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है आपका गुजरात आर द लार्जेस्ट एक्सपेंस ऑफ साल्ट पैन लैंड इंडिया। गुजरात जो है बहुत बड़ा साल्ट पैन लैंड इंडिया का पार्ट रहा है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट से आपको बताना, बताओ। देखो इसमें से सही आंसर आपका डी हो जाएगा, कोई से स्टेटमेंट सही नहीं है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, ठीक है। गुजरात रही गुजरात की बात, तो गुजरात आपका लार्जेस्ट पैन सॉल्ट पैन लैंड नहीं है। आपका सबसे लार्जेस्ट सॉल्ट पैन लैंड आंध्र प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र आता है, उसके बाद तमिलनाडु आती है, ठीक है। चलते हैं देखते हैं कि क्या क्या इसका होता क्या है सॉल्ट पैन, उस पर हम बात करते हैं। देखो हम बात कर ले सॉल्ट पैन की, तो देखो इस सॉल्ट पैन क्या है आपका, एक पार्सल लो लाइंग लैंड है, ठीक है, जहाँ सी वाटर फ्लो करता है एक सर्टेन टाइम में, ठीक है। अब इसको जो कह लिया जाए तो ये कहाँ कहाँ आपका पाया जाता है इंडिया में, तो इंडिया में देखिए आपका आंध्र प्रदेश लार्जेस्ट एक्सपेंस है सॉल्ट पैन का। उसके बाद आपका तमिलनाडु है, महाराष्ट्र नहीं है, तमिलनाडु है। उसके बाद आपका महाराष्ट्र थर्ड नंबर पे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर डी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है पीएम ई ड्राइव को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है इट इज़ अ न्यू स्कीम फॉर द प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। ये बहुत ही नया नया स्कीम है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर के प्रमोशन किया जा रहा है, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के इसके और भी पहले कौन सा स्कीम था वो आपको बताना है, बताइए। तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका कहता है इट विल बी कम्प्लीमेंट फेम इंडिया फेज़ 2। ये कम्प्लीमेंट कर रहा है फेज़ इंडिया 2 के पार्ट जो स्कीम था उसको ये आगे कैरी फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है इट ऑफर द सब्सिडीज टू इंसेंटिव एडोप्टेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। यानी जो इंसेंटिव अडोप्ट करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की फैसिलिटी को किसी भी कार में, तो उसको सब्सिडी दी जाएगी, ठीक है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है, तो आप लोग बताओ, फटाफट बताओ। तो इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा। केवल 2, 1 और 3 आपका सही है, बाकी ये फेम इंडिया का फेज़ का पार्ट 2 का कम्प्लीमेंट नहीं है ये, ठीक है। अब ये पीएम ई ड्राइव है क्या, तो देखो बात कर लेते हैं पीएम ई ड्राइव की। तो देखो हाल ही में क्या हुआ था, यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री के द्वारा आपको देखने को मिला था 11 सितंबर को कि उन्होंने ये अप्रूव किया है न्यू स्कीम कॉल्ड पीएम ई ड्राइव, जो कि बात क्या करता है, रिप्लेस करेगा आपका फ्लैगशिप स्कीम को, जो है इसके पहले अर्लियर जो फ्लैगशिप स्कीम थी ना उसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है। अब ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो आपको पता होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाएगा ये स्कीम, ठीक है। जिसमें टोटल बात कर ली जाए तो 10,900 करोड़ का 2 ईयर के लिए खर्च किया जाएगा इन पे, ठीक है। अब पीएम ई ड्राइव को क्या किया गया, रिप्लेस फास्टर एडोप्टेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ई व्हीकल्स इन इंडिया फेज़ 2, ठीक है। ई व्हीकल्स इंडिया फेज़ 2 को रिप्लेस करेगा ये, ठीक है। यानी वही फेम इंडिया फेज़ 2 जो हमारी स्कीम थी उसको रिप्लेस करेगा ये पीएम ई ड्राइव। आपको पता होगा फेम इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पहला फेम फर्स्ट आया था आपको 2015-16 में, उसके बाद 2018-19 में आपका दूसरा पार्ट आया है, ठीक है। अब देखो ये आगे और क्या करता है कि जो लोग क्या कहते हो आपको सब्सिडी उनको दी जाएगी, ठीक है, इंसेंटिव या सब्सिडी दी जाएगी उनको, जो क्या करेंगे ई एम्बुलेंस या टू व्हीलर या जो भी 3 व्हीलर हैं उस पर उनको एज ए कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के रूप में यूज़ करेंगे, ठीक है। उसको कन्वर्ट कर लेंगे, उसको यूज़ कर लेंगे, तो उनको ये सब्सिडी और इंटेंसिव डिमांड भी दी जाएगी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको फाइनल बी आंसर हो जाएगा, जिसमें 1 और 3 सही है, ठीक है। बाकी सेकेंड आपका गलत है, ठीक है। 1 और 3 आपका सही है, बाकी सेकेंड आपका गलत है, ठीक है।
सो द तो रखते हैं सेशन को आज यहीं तक। बाकी कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन हो तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। बाकी पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार। हेलो, वेलकम टू डेली करंट अफेयर एमसीक्यू। टुडे इज 13 सितंबर 2024। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइनेंस कमीशन को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा फाइनेंस कमीशन को रिगार्डिंग स्टेटमेंट सही है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट कहता है इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर एवरी 5 ईयर बाय द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हर 5 साल पे ये कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है इकोनॉमिस्ट अरविंद पंगरिया इज द चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन। 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन अरविंद पंगरिया जी हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट कहता है इट रिकमेंड द मेजर फॉर इंप्रूविंग द फिजिकल मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन। फिजिकल मैनेजमेंट और डिसिप्लिन के रिगार्डिंग ये कुछ मेजर्स हैं जो रिकमेंड करता है। ये थर्ड स्टेटमेंट ये कहता है। फोर्थ स्टेटमेंट आपका कहता है कि इट फैसिलेट द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सेंटर एंड स्टेट के बीच में जो भी फाइनेंस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पैसों का लेन देन, उसके रिगार्डिंग ये क्या करता है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट करने में ये फैसिलेट करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको वो बताना है। तो आपके पास टाइम है 10 सेकेंड का, बताओ। और जो लोग वीडियो बाद में देखेंगे वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, बताओ। और जिनको पीडीएफ चाहिए वो आपको टेलीग्राम पे लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, ओनली 3। कौन कौन से 3 सही हैं, तो 2, 3, 4 सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत है। फाइनेंस कमीशन 5 साल के लिए नहीं होता है और ना ही प्रधानमंत्री के द्वारा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं फाइनेंस कमीशन की। तो देखो इस साल जो है कर्नाटक के रेवेन्यू मिनिस्टर है कृष्णा बयार गौडा। ठीक है, कृष्णा बयार गौडा को 16th फाइनेंस कमीशन सेटअप किया गया। ठीक है, ना कि आपको अरविंद पंगरिया को। ठीक है, और सेंटर के बीच जो आप कह सकते हैं 5% का ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू लगाया गया। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2, 3, 4। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट। इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो आपका वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट पब्लिश करता है। ठीक है, बहुत ही अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है, इसका एक अलग से आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा इस चैनल पर। फर्स्ट ऑप्शन है आपका ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। 1945 में बनाया गया था ये। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1984 में बनाया गया था। यूनाइटेड नेशन आपको पता है 1945 में। और डी ऑप्शन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। कौन सा स्टेटमेंट सही आपको बताना है, वो कौन पब्लिश करता है इसको, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट को। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है। ठीक है, अब ये रिपोर्ट में देखिए क्या करता है, डिक्रीज इन जॉब ग्रोथ की बात किया गया इस एम्प्लॉयमेंट में, इंक्रीज इन इक्वालिटी के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये विद द यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा जिसने ये रिपोर्ट पब्लिश किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या कह रहा है, द स्टैंडिंग कमिटी फॉर स्टैटिक्स को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बताना है। पहला कहता है कि द SU स्टैटिक कमेटी जो है वो रिकमेंड करती है, एडवाइस करती है सेंटर टू सर्व द मेथोडोलॉजी इंक्लूडिंग द सैम्पलिंग फ्रेम को लेकर के। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट आपका कहता है कि ये इन्वॉल्व होता है किसमें, इम्पार्टिंग द टेक्निकल गाइडेंस ओनली सेंट्रल लेवल एजेंसियों को। ठीक है, केवल सेंट्रल लेवल के एजेंसियों को ये गाइडेंस प्रोवाइड करता है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है, तो बताओ आप लोग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ओनली वन, केवल यही सही है। ठीक है, बाकी सेकंड गलत है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जो हमारा, एक सेकेंड, हाँ, तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। ये कि किसके रिगार्डिंग है, कह रहा है गुड्स यूज टू कैलकुलेट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो गुड्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंडर इसमें से कौन कौन से आते हैं वो आपको बताना है। पहला कहता है फूड एंड बेवरेज, दूसरा कहता है आपका हाउसिंग, तीसरा कहता है इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, चौथा कहता है मेडिकल केयर। कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है, तो प्लीज़ बताओ। इसका आंसर बी हो जाएगा। कौन सा बी हो जाएगा, 3 ऑप्शन सही है, 1, 2 और 4। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट नहीं आता है। जो भी इंडस्ट्री के जो टूल्स और इक्विपमेंट होते हैं, एसेसरीज, वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंडर में कैलकुलेट नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका 1, 2, 4। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। कह रहा है ब्रिक्स
2014 में जब बनाई गई थी तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन वाज क्रिएटेड बाय द ब्रिक्स, ब्रिक्स के द्वारा कौन सा इंस्टीट्यूशन बनाया गया है 2014 में, ठीक है। 2014 में कौन सा इंस्टीट्यूशन बनाया गया, तो आपको बताना है। आप लोग बताओ। पहला ऑप्शन कहता है वर्ल्ड बैंक, दूसरा कहता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तीसरा कहता है न्यू डेवलपमेंट बैंक, चौथा कहता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। कौन है वो बताना है, बताओ। सो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया गया था 2014 में ब्रिक्स के द्वारा, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर द टुडे सेशन। कोई क्वेरी या कोई प्रॉब्लम हो तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। बाकी पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू ऑल। नमस्कार। सो हेलो, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू डेली करंट अफेयर MCQ। टुडे इज 14 सितंबर 2024 और आज है हिंदी दिवस। तो हिंदी दिवस की आप लोग को ढेर सारी बधाइयाँ। हमारा जो भारत देश है वो कोई ऑफिशियल लैंग्वेज तो है नहीं हमारा, लेकिन हिंदी बहुत ज़्यादा जनसंख्या में बोली जाने वाली भाषा है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सी, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग्स विथ रेफरेंस टू HSBC इंडिया PMI सर्वे, ठीक है। इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट आपको कहता है इट एम्स टू एक्सेस द परफॉर्मेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ये एक्सेस को क्या करता है, परफॉर्मेंस उसकी बताता है, ठीक है। ये सर नेक्स्ट कहता है आपका सेकंड, इट सर्वे इज कंडक्टेड ऑन मंथली बेसिस, की ये सर्वे मंथली बेसिस पे होता है, हर महीने होता है। तीसरा कहता है आपका कि अ PMI रीडिंग अबव 50 जनरली इंडिकेट द एक्सपेंशन इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अगर PMI कह रहा है कि अगर 50 से ऊपर जाएगा तो ये जनरली इंडिकेट करता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। तो आप लोग बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी सारे के सारे सही हैं। 1 2 3 सब सही हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन आपका कहता है कि आर्टिकल 20 सब क्लोज 3 इज अ पार्ट ऑफ विच फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कौन सा फंडामेंटल राइट्स के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, क्या कहता है आर्टिकल 20 सब क्लोज 3। तो पहला स्टेटमेंट आपका कहता है कि राइट टू प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, यानी किसी को गिरफ्तार कर लिया गया या अरेस्ट कर लिया गया कन्विक्शन के ऑफेंस को लेकर के, राइट टू प्रोटेक्शन का उसका फंडामेंटल राइट्स है। बी कहता है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के बारे में इसको ऑप्शन में है सेकंड। सी कहता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है। उसके बाद डी कहता है आपका कि राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड डिटेंशन, जो आपको अरेस्ट और डिटेंशन किया जाता है उसके खिलाफ आपको एक फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किया जाता है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको वो बताना है, बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा, राइट टू प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, यानी कोई भी एक्यूज जो आपका होता है, यानी कोई आरोपी है, जिस सपोज करो किसी ने क्राइम किया है और उसके ऊपर कोई आरोप लग गया है, तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ फंडामेंटल राइट्स आपको क्या करता है कि ये फंडामेंटल राइट्स नहीं प्रोवाइड करेगा कि आप वो अगर अपने अगेंस्ट में गवाही दे सके, ठीक है, या अपने फेवर में गवाही दे सके, ऐसा उसके पास ये रूल नहीं है, ठीक है। ये फंडामेंटल राइट्स बोलता है, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये अभी रिसेंटली में क्या हुआ आपको पता होगा कि जो अंडमान निकोबार है, पोर्ट ब्लेयर है उसका कैपिटल, उसका नाम चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग ये न्यूज़ है और ये क्वेश्चन है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बताना है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है सुभाष चंद्र बोस रेज द नेशनल फ्लैग इन पोर्ट ब्लेयर इन 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार पोर्ट ब्लेयर पर झंडा फहराया था। सेकेंड स्टेटमेंट आपका कहता है वीर सावरकर वर इम्प्रिजन इन द सेलुलर जेल ऑफ पोर्ट ब्लेयर। वीर सावरकर जो हैं उनको पोर्ट ब्लेयर के सेलुलर जेल में उनको जेल की तरह जेल में कैदी बना के रखा गया था, जो काला पानी की सज़ा होती थी। थर्ड आपका कहता है द महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क नियर द पोर्ट ब्लेयर इज़ फेमस फॉर द कोरल रीफ एंड मैरीन लाइफ। महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क जो है आपका पोर्ट ब्लेयर में, वो फेमस है कोरल रीफ और मैरीन लाइफ के लिए। ये तीसरा ऑप्शन है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है वो बताना है। पहला ऑप्शन कहता है आपका ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या नन ऑफ दिस। कौन सा सही है आप लोग बताओ।
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। सारे स्टेटमेंट सही हैं, आपको पता होगा सुभाष चंद्र बोस पहली बार नेशनल फ्लैग जो है पोर्ट ब्लेयर में फहराया जाता है। पहली बार देश में नहीं, मतलब अंडमान निकोबार में नेशनल फ्लैग फहराया जाता है 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर जगह के पास, जो कि कैपिटल है भी अंडमान निकोबार का। वीर सावरकर जो है वो इम्प्रिजन कर दिए गए थे आपका, उनको जेल भेज दिया गया था काला पानी की सज़ा के थ्रू, जहाँ पर उन्होंने फिर ऐसा, मतलब एक तो काफ़ी कंट्रोवर्शियल ये बात है और हिस्ट्री में कि उन्होंने एज अ माफ़ीनामा लेटर लिखा था और उसके बाद उनको बाहर छोड़ दिया गया, जेल से बाहर निकाल दिया गया, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट आपका जो था वो आपका सही है। महात्मा गांधी जो नेशनल मैरीन पार्क है वो आपको पोर्ट ब्लेयर में है, वो कोरल रीफ के लिए फेमस है और मैरीन लाइफ के लिए फेमस है, ठीक है। तो ऑल द स्टेटमेंट इज करेक्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So our next question is which of the following organization is primarily responsible for the implementing the national monsoon mission? कौन सा इसमें से मिनिस्ट्री है जो इनके अंडर में ये आता है आपका नेशनल मानसून मिशन इम्प्लीमेंट करने का? पहला ऑप्शन कहता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, दूसरा कहता है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, तीसरा कहता है आपका नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, डी कहता है आपका इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD। तो कौन सा सही है आपको वो बताना है, तो बताओ। देखो इसका सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, IMD यानी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा ये क्या कर सकते हो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है नेशनल मानसून मिशन को, ठीक है। तो ये आपका आंसर डी हो जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, एक सेकेंड, हाँ, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है PM गति शक्ति को लेकर के, PM गति शक्ति को लेकर के जो नेशनल मास्टर प्लान था उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। तो पहला कहता है क्रिएशन ऑफ ओनली अ लोकल लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेटाबेस इज द की कंपोनेंट ऑफ द प्लान। कह रहा है कि क्रिएशन ऑफ लोकल लेवल जो इंफ्रास्ट्रक्चर का उनका डेटाबेस तैयार करने का पहला इनका ये प्लान है। दूसरा कहता है कि इट्स एम टू मॉनिटर द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट यूजिंग द GIS बेस्ड ERP पोर्टल, यानी GIS बेस्ड ERP पोर्टल जो है उसके बाद उससे क्या करेंगे वो मॉनिटर करेंगे कहाँ कहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट हो रहा है उसकी मतलब डेवलपमेंट कहाँ तक हो गई है उसके बारे में वो देखेंगे, ठीक है। थर्ड कहता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। ये किसके अंडर आता है? नेशनल शक्ति में PM शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। तो ये कह रहा है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है, ठीक है। तो इसको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। आपका पहला ऑप्शन कहता है 1 and 2 ओनली, दूसरा कहता है B and 3 और 2 and 3 ओनली, थर्ड C कहता है आपका 1 and 3 ओनली, डी कहता है ऑल 1 and 2 3 सब सही है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा वो बताना है, बताओ। देखो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 2 और 3 सही है, ठीक है। फर्स्ट आपका गलत है, 2 और 3 सही है। अब देखो ये क्या कहता है, तो ये न्यूज़ है, देखिए आपका क्या हुआ है कि अंडर PM गति शक्ति जो हमारा स्कीम था लाया गया था पिछले साल, जिसके अंदर क्या हुआ है नेशनल मास्टर प्लान बनाया गया, लॉन्च किया जाएगा वहाँ से ब्रेक द सेलोस, ठीक है। जिसके बाद क्या कह रहा है PM शक्ति का जो मिशन है वो इन्हांस करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक अक्रॉस द कंट्री, सारे पूरे देश में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक की बात कर रहे हैं उसको इन्हांस करेगा, ठीक है। उसके बाद कहता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग द इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, ठीक है। यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है ये। उसके बाद बात करता है ज्योग्राफिक मिशन सिस्टम GIS टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा, ठीक है, जिसके बेस्ड आपको देखा जाएगा कि कहाँ तक डेवलपमेंट हो चुकी है इंफ्रास्ट्रक्चर की उसकी, ठीक है। तो ओवरऑल इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, सी का ऑप्शन बी। सो दैट्स इट फॉर द टुडे सेशन। बाकी आपको कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन हो तो फील फ्री आस्क टू कमेंट सेक्शन, बाकी पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू ऑल, नमस्कार।